हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम सिविक्स के एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम पावर शेयरिंग है। तो जो टाइटल है इसका पावर शेयरिंग, वो खुद में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि आपको सीधे जब आप पावर शेयरिंग सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। जो सबसे पहले हमें जानना होगा डिवीजन ऑफ पावर होता क्या है। तो डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट में डिफरेंट बॉडीज़ में पावर को डिवाइड कर देते हैं, किसी भी बहुत सारे तरीके हैं और वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। बट अगर हम जब पावर को एक ही गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे पावर शेयरिंग। तो इस सब्जेक्ट में, इस वीडियो में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। जो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका में, और उसके बाद हम उसके इफ़ेक्ट्स गिनेंगे, जैसे कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया था और बेल्जियम में एकोमोडेशन के इन बेल्जियम का डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में उसी का सब पार्ट होगा बेल्जियम का ही, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बेल्जियम पे। तो बेल्जियम में सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो जो बेल्जियम जो स्टेट है वो है आपका लगभग हरियाणा के, उसकी जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो लगभग हरियाणा की हाफ है। अप्रॉक्स वहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 59% यानी 59 लाख लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, डच। और उसके बाद जो 40% पॉपुलेशन है वहाँ की, अप्रॉक्स 40 लाख, वो रहते हैं फ्रेंच, ये वेलोना रीजन में, और वो बोलते हैं फ्रेंच। और जो रिमेनिंग 1% है वो रहते हैं आपके थोड़े से ईस्टर्न साइड में, वो आपके जर्मन बोलते हैं। बट अगर हम कैपिटल को देखेंगे तो वहाँ पे जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलती है, और 20% जो है वो डच बोलती है। और अब इतनी सारी कॉम्पोजिशन और इतनी सारी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ ऐसे साथ में आके मिलती है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपके स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं कम्युनिटी के बीच में। क्योंकि अगर फ्लेमिश लोग चाहें, जो डच बोलते हैं, डच स्पीकर चाहें, वो बोलेंगे कि हम 60% हैं, हम मेजॉरिटी हैं, तो हम ये 40% फ्रेंच स्पीकर से हम पावर शेयर क्यों करें। और अगर मान लेते हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकर, ये फ्रेंच और ये डच स्पीकिंग लोग साथ में भी आ जाते हैं, बोलेंगे कि ठीक है भाई, हम दोनों की दो ही लैंग्वेज चलेगी, वो लोग जर्मन को सीधे सीधे साइड कर देंगे, क्योंकि वो लोग तो 1% पॉपुलेशन है। फिर भी अगर यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं। और उसके बाद अब एक ये हो गया, और उसके बाद अब श्रीलंका पे आते हैं। तो श्रीलंका में इससे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम श्रीलंका में देखेंगे तो अप्रॉक्स 74%, आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन है। बट श्रीलंका में सिंघाला स्पीकर्स जो हैं वो 74% है। मीनवाइल जो तमिल स्पीकर हैं वो 18% है। लाइक यहाँ पे सीधे सीधे 1/3 होते जा रहे हैं। जैसे कि 3/4 जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो आपकी सिंघाला स्पीकर है, और उसमें अप्रॉक्स 18% जो कि 1/4 से भी कम होते हैं वो है तमिल स्पीकर। और तमिल स्पीकर भी वो सीधे सीधे नहीं है कि वो तमिल स्पीकर है, तमिल स्पीकर में भी अप्रॉक्स 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल स्पीकर हैं, जो वहाँ के नेटिव्स हैं। और उसमें 5% जो है वो आपके इंडियन स्पीकर्स हो जाते, इंडियन तमिल स्पीकर्स हो जाते हैं। और वो इंडियन कब आए थे, जब वहाँ पे टी प्लांटेशन उन्हें एज अ बॉन्डेड लेबर लेके आ गया था, और फिर भी उनके जो उन करंट जो स्पीकर्स हैं तमिल स्पीकर्स, उनके एंसेस्टर वो इंडिया के थे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको ऐड करेंगे तो रिमेनिंग आपकी 8% बचती है। तो 8% में से जो 7% है वहाँ के वो क्रिश्चियन होते हैं। अगर हम सिंघाला स्पीकर को देखें तो मोस्टली सिंघाला स्पीकर्स जो थे वो थे बुद्धिस्ट, और आपके जो 18% तमिल स्पीकर थे वो थे हिंदू और मुस्लिम को मिला के। बट जो 7% क्रिश्चियन बचते हैं वो आपके तमिल भी बोलते हैं और सिंघाला भी बोलते हैं। तो ये आपकी है, ये श्रीलंका के कॉम्पोजिशन हो गए। और अब इसी कॉम्पोजिशन की वजह से जो श्रीलंका है वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो जो मेजॉरिटेरियनिज्म है वो एक बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पे मेजॉरिटी मानती है कि यार हम मेजॉरिटी में हैं तो हम क्यों नहीं कंट्री को रूल कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम मेजॉरिटी में हैं, हम मोस्ट ऑफ द पीपल को कंट्रोल करते हैं, तो हम इस माइनॉरिटी के साथ अपनी पावर शेयर क्यों करें। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, मेजॉरिटी बिलीव करती है, और इसी के साथ ये श्रीलंका में इसी को परस्यू किया गया। तो इससे क्या होता है कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है,
और उसके बाद जो मेजॉरिटी होती है वहाँ की, वो आपकी डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाती है गवर्नमेंट को। जैसे कि जो सिंघाला स्पीकर हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब सिंघाला स्पीकर, सिंघाला स्पीकर जो भी थे वो आपके श्रीलंका पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपके तमिल स्पीकर्स के साथ पावर शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले वो आते हैं और 1956 में सिंघाला को ऑफिशियल ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद वो बाद में आके बोलते हैं कि नहीं, जो स्टेट का जो रिलीजन होगा वो होगा बुद्धिज़्म, और वो स्टेट जो होता है वो स्टार्ट कर देता है आपके बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और प्रोस्पर करना। और इसमें क्या होता है कि जितने भी सिंघाला स्पीकर है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसमें आपको खाली सिंघाला लोगों को ये अगर कोई दो लोग इक्वल लोग हैं, उनके इक्वल मार्क्स भी आए हैं, फिर भी वो सिंघाला स्पीकर को आएंगे प्रेफर करेंगे। वो पहले सिंघाला स्पीकर को हायर करेंगे और फिर अगर जगह बची तो वो तमिल स्पीकर को हायर करेंगे, वरना वो भी नहीं करेंगे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो इससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे अगर किसी भी दो भाई के बीच में अगर आप थोड़ा सा भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो किसी को भी लगेगा कि अरे यार इसने ऐसा क्या खास है जो मेरे में नहीं है, और फिर उसमें जो मेरे में नहीं है, तो इसके बाद इसी से आपका ये फीलिंग ऑफ एलियनेशन आ जाती है श्रीलंकन लोगों में, श्रीलंकन तमिल में स्पेशली, कि वो लोग, उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरा देश है ही नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, ये हम हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके साथ क्या होता है, जो सिंघालास जो थे वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थे लैंग्वेज और कल्चर को लेके, और उसके बाद वो उन्हें ऐसा लगता था जो भी पॉलिसीज़ है वो उनके खिलाफ बनाई जा रही है। उन्हें लगता भी नहीं है ऐसा कि वो मतलब पॉलिसीज उनके लिए बनाई जा रही है। या आप बहुत सारे देश में देखेंगे जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट करने लगती है तो माइनॉरिटी में एक फियर आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका देश है ही नहीं, और फिर उसके बाद वो डर के माहौल में जीने लगते हैं। तो जैसे जी रवीश कुमार ने कहा था डर का माहौल है, तो बेसिकली वही आ जाता है जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट करती है। तो और उसके बाद जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो बेसिकली इन सभी रीजंस की वजह से अगर हम इन सभी को साथ में लेंगे तो वो जो रिलेशन होता है वो एक रिलेशन बेसिकली सिंघाला स्पीकर और तमिल स्पीकर्स में ये डिग्रेड होने लगता है। और उसके बाद एट लास्ट अब इतनी सारी जब ये हो रही है, एट्रोसिटीज़ की जा रही है उनके ऊपर, तो फिर वो लोग एक तरीके से रिवोल्ट करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो अब किसी के साथ भी आप गलत करोगे तो वो अपना एक अटेम्प्ट तो देगा कि वो उसको सही कर दे। तो इसी अटेम्प्ट में जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे, वो यहाँ पे पीपीटी में मैं श्रीलंकन तमिल्स को SLT लिखा हूँ, ठीक है। तो इसी एफर्ट में उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च की, LTTE। ये आपके चैप्टर में नहीं है बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये जो LTTE पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा ये तमिल लोगों के पक्ष में थी, और तमिल लोगों ने लॉन्च की थी ये पार्टी। और इस पार्टी का क्या क्या डिमांड थे, तो वो चाहते थे कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग 20% ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें भी हक है जीने का। उसके बाद उन्हें जॉब्स और एजुकेशन में पार्शियलिटी ना मिले। उसके बाद वो चाहते थे कि एक रीजनल ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब वो उन्हें लगता था, जैसे कि अगर हम पिछले स्लाइड्स में देखेंगे तो उन्हें सीधे सीधे लगता था कि जो पॉलिसी है वो तमिल स्पीकर्स के लिए नहीं बनाई जा रही है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी रीजन को ऑटोनॉमी नहीं मिलती है तो वो फिर वो लोग को ऐसा लगेगा कि अरे ये लॉ मेरे लिए है ही नहीं, और ये लॉ को हम नहीं बनाए हैं तो हम इसमें पार्ट क्यों लें, हमको किसी और के बनाया हुआ लॉ को क्यों ये फॉलो करना पड़े। इंडियंस के साथ भी यही था। अगर ब्रिटिशर्स आ जाके इंडिया पे लॉ बनाने लगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार हम ये तो विदेशी है, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं तो हम इसे क्यों माने, हमारा इसमें क्या है। तो ये वही चीज़ है, जब वो खुद को पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो वो इसीलिए वो ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। और उसके बाद 1980s तक जाते जाते, ये अभी स्टार्टिंग में हो रहा है, और फिर 1980s में जाते जाते वो एक ये इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसको हम तमिल इलम कहेंगे। तमिल इलम क्या ये तमिल इलम कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट, मतलब नॉर्दर्न मतलब जो इंडिया से सटा हुआ है, और ईस्टर्न पार्ट जो इंडोनेशिया की तरफ है, तो वो बेसिकली एक ऐसे जाता है जो आप मैप में देख लेंगे, मैंने मैप अटैच कर रखा है, तो मैप में आप देखेंगे तो वो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट को ये जो श्रीलंका का पार्ट है उसको आप वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड कर रहे थे। जो उसके बाद यही होता है। उसके बाद जो इसकी वजह से जो अब जब इंडिपेंडेंट स्टेट की बात आ जाती है फिर तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो इसकी वजह से जो एक
प्रॉस्पेरिंग। आपने पिछले क्लास या पहले आप पढ़ रखे होंगे कि जो स्टेट है, SDI है तमिल की, ये श्रीलंका की, वो वन ऑफ द बेस्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर भी उसका भी ये हाल हो सकता है, लाइक वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और उसके बाद एट द एंड आपका सिविल वॉर हो गया। कि वहाँ पे जो 80-20 का जो ये डिवाइड था कि 74% आपके सिंघाला स्पीकर हैं और जो 18% तमिल स्पीकर हैं, उन लोग का आपका दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और उसके बाद एट द एंड वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद इसकी वजह से श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी। अब उसी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम उसे एक बेल्जियम से कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे भी ये डाइवर्सिटी थी, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, बट बेल्जियम के जो रूलर थे, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पार्ट लेते हैं। डिफरेंट पार्ट कहते रहते हैं, वो एक रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटी को वो रिस्पेक्ट करने का चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये मतलब जो माइनॉरिटी है, वहाँ के लीडर्स नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटी खुद को एक एक्सक्लूडेड ऐसे फील करे, तो इसीलिए वो उनको भी इंक्लूड करते हैं। और इसके लिए क्या क्या होता है आप जब देखेंगे तो 1970 से लेकर 1993 तक वो 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। और बार बार अमेंड करने से क्या होता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आई, कि ए प्रॉब्लम आई, अरे हम इसको अमेंड करके हम उसे ठीक कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से कोई भी काफ़ी सारे रूल है। अब इसमें क्या होता है, कई सारे रूल्स रहते हैं। जैसे कि पहला रूल था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी, वो कोई भी एक सेंटर में इक्वल पावर दी गई उन्हें, कि सेंटर जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, उनमें आपके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, फ्रेंच के भी और ये डच के भी। और इससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन जो होता है, वो उसके लिए आपको दोनों ही कम्युनिटी को साथ में आके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो अकेले, कि मान लेते हैं फ्रेंच 60% है, वो चाहता है कि अरे नहीं हम डच स्पीकिंग 60% है, वो चाहता है अरे नहीं हम ये खुद से अपने मर्जी से डिसीजन ले लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उन्हें 50% फ्रेंच की जरूरत पड़ेगी। इससे कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले पाएगी। दूसरा कि पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, कि लाइक अगर सेंटर में आप कर रहे हो तो स्टेट में भी है। जो स्टेट जो है वहाँ पे जो स्टेट जो है वो वहाँ पे पावर शेयरिंग का है कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली ज़्यादातर केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के केस को ओवर रूल कर देती है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे दोनों को बराबर पावर मिल रखी है। उसके बाद क्या है, ब्रसेल्स जो है, जो वहाँ की ये है कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे भी अलग है। ऐसा नहीं है कि आप जो स्टेट पूरे कंट्री में आपका एक गवर्नमेंट चल रही है, बट वहाँ पे ब्रसेल्स की भी अपनी खुद की गवर्नमेंट है। जैसे कि हमारे दिल्ली में खुद की गवर्नमेंट है ना, आम आदमी पार्टी अभी उसमें काम कर रही है, उसी तरीके से ब्रसेल्स में भी एक है। और वहाँ पे भी ब्रसेल्स में 80-20 का रेशियो होने के बावजूद वहाँ पे आपकी 50-50 रिप्रेजेंटेटिव चल रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर वो देश में डच स्पीकिंग 60% होने के बाद भी 50% के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग 80% है, फिर भी वो 50% पावर के साथ ये क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट था। और उसके बाद इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का आपका ये प्रोविजन दिया गया है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जितने भी स्पीकिंग लोग हैं, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन भी हो गए, यहाँ पे जर्मन को भी 1% जर्मन है बट उनको भी इंक्लूड किया गया है। और सारे लोग, जैसे कि 3 कम्युनिटी बनेगी, उसमें 3 गवर्नमेंट होगी, जिसमें से कि डच कम्युनिटी को खाली डच स्पीकिंग लोग वोट करेंगे, जर्मन स्पीकिंग को जर्मन लोग वोट करेंगे, और फ्रेंच स्पीकिंग को फ्रेंच लोग वोट करेंगे। और ये जो कम्युनिटी होगी, वो तुम्हारी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, वो सेंसिटिव इशू पे ये वर्क करेगी। जैसे कि कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, एडुकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सभी पे वोट करेगी, काम करेगी। और ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और सिटी में भी कैपिटल हो गया, तो अब ये सारी जगह पे अगर हम सिर्फ एक गवर्नमेंट डाल देंगे, बट जो पॉपुलेशन होती है वो तो सेपरेटेड होती है ना, भले ही कितनी भी कॉन्सेंट्रेटेड हो, फिर भी इक्का दुक्का लोग कहीं ना कहीं ऐसे फैले रहते हैं। क्योंकि आजकल का टाइम में ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है, तो हर जगह लोग रहते हैं। जैसे कि तुमको बिहार में भी मद्रासी बोलने वाला बंदे 1-2 मिल जाएंगे, तुम उधर महाराष्ट्र में जाओगे तो तुमको बंगाली बोलने वाले मिल जाएंगे। इधर मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ अभी, तो दिल्ली में तुम्हें पूरे देश से लोग आते हैं, वहाँ के लोग मिल जाएंगे। तो सबको अपना अपना हक होता है ना, खाली स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं काम कर सकते, तो वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी कम्युनिटी के लिए वो एक खुद से एक गवर्नमेंट बना दी है। और इन सभी चीज से हुआ क्या, जो बेल्जियम था
बेल्जियम था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये केस था, तो उसको आप इतना सही तरीके से काम किया। अब इन्हीं सभी प्रोविजन की वजह से इतने सही तरीके से बेल्जियम का जो एकोमोडेशन है वो काम किया कि वहाँ पे आप वहाँ पे अभी यूरोपियन यूनियन का वो एक कैपिटल बन रखा है। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन उसका हेडक्वार्टर बना है। ठीक है, तो मतलब इतनी अच्छी तरीके से काम किया। तो यहाँ पे एकोमोडेशन को आप जब इंक्लूड करते हो तो आप एकदम हारमोनी में रहते हो। अब हम रीज़न पढ़ेंगे कि आखिर करना ही क्यों है, क्योंकि ये बिना पावर शेयरिंग के तरह से भी तो काम किया जा सकता था, बट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले इसके दो रीज़न आते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीज़न पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीज़न बेसिकली क्या करता है कि आपका जो पावर शेयर कर देते हैं, आप किसी भी दो लोग पावर शेयर करते हो, तो उससे सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। कि अरे अगर आप किसी को पावर दे देते हो तो उन्हें ऐसा थ्रेट फील नहीं होता है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी को आप चाहोगे कि उनको पावर नहीं देते हैं तो उन्हें क्या लगेगा कि अरे इसमें ऐसा क्या हो रहा है, क्या ये लोग कोई प्लॉट बना रहे हैं मुझे मारने का या फिर मुझे खत्म करने का, मेरे कम्युनिटी को खत्म करने का। क्योंकि अगर ऐसा प्लॉट नहीं कर रहे होते तो ये हमें पावर दे देते, बट ऐसा नहीं होता है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद सबसे दूसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसे कि अगर मान लो आप पावर शेयर नहीं कर रहे हो और सामने वाला एस्पायर कर रहा है, तो आखिर दुनिया में सभी लोग पावर के लिए एस्पायर करते हो कि कोई भी हो जाए उन्हें मन होगा कि मैं अपने खुद के बनाए हुए लॉ से जीऊँ, किसी और के बनाए हुए लॉ से नहीं। तो वो चाहते हैं कि उनकी खुद की कम्युनिटी लॉ को हाथ में ले। तो उससे क्या होगा, वो पहले आपका लीगल वे ट्राई करेंगे, वो हुआ 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 तो ठीक है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ, और नहीं हुआ जैसा कि श्रीलंका में। तो श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे वो लोग पॉलिटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब किया, वहाँ पे सिविल वॉर तक सिचुएशन चली गई। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑर्डर खराब हो गया। और उसके बाद आपका यूनिटी इन नेशन की बात कैसे आएगी। अगर आपको पाकिस्तान का केस पता होगा तो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश है उस वहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बन रखा था। ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया यूनिटी ऑफ नेशन का, कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो है वो आपके दोनों अलग अलग रीजन में थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ पावर शेयर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। और फिर उसी वजह से पाकिस्तान दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, जो कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रखा है। ठीक है, और अब आपका आते हैं मॉरल रीजन। मॉरल रीजन कैसे भाई, अरे मॉरल रीजन इसलिए क्योंकि अरे कोई भी ये जो डेमोक्रेसी है, जैसे बेल्जियम खुद को डेमोक्रेसी बोलता है, श्रीलंका खुद को डेमोक्रेसी बोलता है, बट वो बोलने लायक नहीं था इस हरकत की वजह से। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट होता है कि हाँ भाई सभी को अधिकार है अपने गवर्नमेंट चूज करने का, बट वो लोग चूज करने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें पावर मिल ही नहीं रही थी। अरे उनके साथ आप कम्युनिटी शेयर करो, उन्हें चांस दो, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग के साथ तो आप सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो इसी वजह से आपको तेलुगु स्पीकिंग लोगों के साथ भी पावर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आप डेमोक्रेसी कहलाने लायक नहीं हो एक। और इसमें एक और चीज़ होती है, नेचुरल राइट की बात आती है। ये भी पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि नेचुरल राइट क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर पैदा होता है तो उसके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको एक इंसान होने के वर्च्यू में, एक लिविंग बीइंग होने के वर्च्यू में कुछ अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि राइट टू लिव, राइट टू लिव, लिव जो होता है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, ये राइट टू फूड, मतलब आपका जो बेसिक अधिकार होते हैं जिसकी वजह से आप जी सको, तो ये आपके बेसिक अधिकार होते हैं। जिस अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आपका मतलब एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वही चीज़ है कि अगर डेमोक्रेसी में आपको एक राइट नहीं मिलता है, राइट टू बी कंसल्टेड, तो ये उस डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करता है कि ये कौन सी डेमोक्रेसी जहाँ पे किसी माइनॉरिटी को अपना हक अपना बात रखने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बेसिकली 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल, तीसरा होता है आपका कम्युनिटी, पावर शेयरिंग बिटवीन कम्युनिटी, जो आपने देखा ये कम्युनिटी मतलब सोशल ग्रुप भी, जिसको आपने देखा बेल्जियम के केस में। और चौथा आपका हो जाता है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर आपका ये आप ग्रुप्स भी बोल सकते हो, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका वर्टिकल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही लाइन पे चल रहा है, तीनों सेम लेवल पे है। सेम लेवल पे कैसे, जैसे कि हमारे देश में ये आपका हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो पावर होते हैं वो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होते हैं।
जैसे कि अगर किस लेजिस्लेचर ने कुछ गलत काम किया तो उसको जुडिशरी ने बैलेंस कर दिया। फिर इसी तरीके से आपका जो पावर जो होता है वो आपका ये बैलेंस होते रहता है। लेजिस्लेचर को काउंटर करेगा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को काउंटर कर लेगा जुडिशरी, और जुडिशरी को काउंटर करने के लिए लेजिस्लेटिव होता है। तो अगर बेसिकली कोई सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के पावर को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और बैलेंस करते हैं और चेक्स भी लगाते हैं उस पर कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर लॉ बनाया तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, और अगर उस लॉ को कोई तोड़ेगा तो वो आ जाएगा जुडिशरी पे। अगर जुडिशरी का काम होगा उसको सजा देने का, तो इस तरीके से वो सपोर्ट भी करेंगे और उसको बैलेंस भी करते रहेंगे। हाँ, उसको बैलेंस करते रहेगा, और इस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। ठीक है, और ये आपका इमेज है जिसके आप देख सकते हो, और ये यूएस की ये लीगल सिस्टम की इमेज है। और यहाँ पे आपका क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तीनों चीज आ रही है। और ये होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, होता है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को आप फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पे क्या होगा, जो पावर होती है वो आपका डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। जैसे कि आपका जो पावर शेयरिंग है वो आपका सेंटर में, जैसे सेंटर में अभी लोकसभा है, लोकसभा में मोदी जी हैं, वो पावर गवर्नमेंट चला रहे हैं। और यहाँ पे आपका स्टेट में आ गया, मैं अगर आप ये बिहार की बात कर ले तो बिहार में आपका अभी नीतीश कुमार की सरकार है, तो वो उनकी स्टेट लेवल की है। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, पटना में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात चल रही है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी कोई अपना पावर सीट संभाल रखा होगा, तो उनकी भी खुद की अभी गवर्नमेंट चल रही होगी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर, वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, कि आपका सीधे सीधे वर्टिकल ऐसे पावर लेवल्स जो हो रहे हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं। और उसमें जो ये जो एक कंट्री में ही डिफरेंट लेवल, जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें एक कंट्री के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे पावर डिवाइड हो रखी है। इससे एक क्वेश्चन भी आएगा, मतलब एग्जाम में नहीं बट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट किस स्टेट में डिवाइड बनाई गई थी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और जो सही बताएगा उसे मैं लाइक भी दूंगा। उसके बाद आता है आपका पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, जो ग्रुप होते हैं वो बेसिकली रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल ग्रुप बन रखे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा बेल्जियम में। वहां पे क्या होता है कि किसी भी अगर और इंडिया में भी इसका एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया में ना ST SC रिजर्वेशन भी मिलता है, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहां पे कि खाली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वहां से चुनाव में खड़े हो सकते हैं, तो उसलिए। और आप लोकल इलेक्शन में जाएंगे तो वहां पे कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वुमेन्स के लिए भी बुक होती हैं, कि यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली लड़कियां ही ये सरपंच या पंचायत के लिए आप इलेक्शन में खड़ा हो सकती हैं। तो यही चीज आता है कि आपको बहुत सारे ये सोशल ग्रुप के साथ भी पावर शेयर होता है। उसके बाद आते हैं आपके पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या होती है, आप अगर देखेंगे तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, या तो लोग खुद से पार्टी खुद से इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपके जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज जो होती हैं वो आपका इलेक्शन लड़ती हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी को 200 सीट का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से 100 सीट की मेजोरिटी है, 101 सीट चाहिए तो आप पार्टी में आ जाएंगे। बट किसी पार्टी को मिलती है 60 सीट, किसी पार्टी को मिलती है 70 सीट, तो मान लेते हैं कि ये दोनों 60-70 आके साथ में आके गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो क्या होगा कि इन लोगों को पार्टी शेयर करनी पड़ेगी, पावर अपनी शेयर करनी पड़ेगी, कोलिजन गवर्नमेंट का चलन आ जाएगा। जो इंडिया में चला था ना आफ्टर इंदिरा गांधी, जो भी एक कोलिजन गवर्नमेंट का पीरियड बना था, वही पीरियड आपका आते रहेगा। तो वहां पे लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में पावर शेयर करती रहेगी। इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट कई सारी पार्टीज होती है, इसमें क्या होता है डिफरेंट, कि जो पार्टीज होती हैं वो एक लोग अपने खुद के आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो अपने फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। वो यहाँ पे मान लीजिए कोई इंडिया में कम्युनिस्ट लोग हों, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करेंगे, वो चाहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आए ताकि वो लोग उनसे रिलेट कर पाए। और कोई कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कैपिटलिस्ट पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल बीजेपी है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसको अडानी अंबानी की सरकार भी कहते हैं बहुत सारे लोग, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जो बीजेपी है वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, तो वो कैपिटलिस्ट फॉर्म है। तो जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी केस में अगर आपके जो लोग हो गए वहां पे किसी भी पार्टी को नहीं आए, और कांग्रेस जो होगी वो बेसिकली एक अम्ब्रेला पार्टी होती है। तो मान लेते हैं कि किसी इलेक्शन में अगर आपका बीजेपी को और CPI
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों को अगर ये थ्रेशोल्ड वोट नहीं मिला तो क्या करेंगे वो लोग, किसी भी एक पार्टी के साथ, कांग्रेस अम्ब्रेला पार्टी है तो उसके साथ अगर जुड़ लेते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा वोट मिल सकते, मतलब वो पावर में आ सकते हैं और वो एक बेसिकली पावर शेयर करेंगे एक दूसरे के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी या आपका सीपीआई और कांग्रेस, ये दोनों पावर शेयर करते रहेंगे। इस वजह से क्या होगा कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज है उनको भी रिप्रेजेंट होने का चांस मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये था आपका क्लास 10th का वीडियो एनसीईआरटी का। और अगर आपको अगले टॉपिक जो भी चाहिए होगा तो उसमें आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू।